हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघाती समीकरण के की पॉइंट पर कि कितने इसमें पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव आता है और कौन सी थ्योरी से हम लोगों का सब्जेक्टिव क्लियर होगा। इस पे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि द्विघाती समीकरण को कितने तरीके से हल किया जाता है ना, इसका फार्मूला क्या है, किस फॉर्मेट में इसका समीकरण दिया रहेगा, है ना, कितने मार्क्स कहाँ से प्रश्न आता है, इन सारी पॉइंटों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा शानदार होगा और जुड़े रहिएगा आप। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है, लेसन हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, अध्याय 4। और ये आपका बात कर ले क्लास की, तो जो क्लास है कितना, किस क्लास का है, तो 10th क्लास का है। ठीक है, क्लास की याद रखना है, 10th क्लास का। तो 10th क्लास का जो चौथा चैप्टर है द्विघाती समीकरण, इसके बारे में आज लोग हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के तहत कि इसको इसके बारे में पूरा समझ जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद इस पे प्रश्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं ताकि एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा प्रश्न टच करते हैं, इसलिए हम लोग को एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, है ना, जिससे हम लोगों का ज्यादा कॉन्सेप्ट और की आवश्यकता नहीं पड़ता, जितना पूछता उतना में ही हम लोगों का काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि द्विघाती जो समीकरण है उसको हम किसे कहेंगे, द्विघाती। ठीक है ना, द्विघाती समीकरण किसे कहेंगे। देखिए, अगर हम लोग द्विघाती के तोड़े तो द्वि के अर्थ होता है दो। ठीक है, दो, और घाती यानी घाती कहने का मतलब कि घात, यानी कि वैसा समीकरण है, कुछ बोलेंगे कि वैसा समीकरण जिसका घात जो हो, जिसका जो पावर होना चाहिए ऊपर में, वो कितना होना चाहिए, 2। तब उसको हमको क्या बोलेंगे कि वह द्विघाती समीकरण है। क्या बोलेंगे कि वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। अब इसका देखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप कहने का अर्थ ये होता है कि किस रूप में रहता है समीकरण, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापक रूप कहेंगे। इसको हम फॉर्मेट कहेंगे, किस रूप में रहेगा। ध्यान समझिएगा, ये जो रहता है ये इस तरह से रहता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है। किसके, तो आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको कोई भी पूछे कि बताइए द्विघाती समीकरण व्यापक रूप को चाहिए, तो उसे बताना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहां a b c बराबर अचर क्या रखिएगा, जहां जहां क्या a b c बराबर कौन सा संख्या होगा, अचर होगा। अचर किसे कहते हैं, पिछले सेशन में भी बताए थे कि गिनती की संख्या को अचर संख्या हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अचर होगा, इसके जगह पे अचर होगा, इसके जगह पे अचर होगा, इसके जगह पे अचर होगा। ठीक है ना, और जो एक्स है यहाँ पे ये कुछ के काम करेगा, ये चर का काम करेगा। एबीसीडी का इसमें लेटर रहेगा जिसमें इसको चर, यहाँ पे जो रहेगा नियत एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, अंक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया क्या यहाँ पे हम लोग समझे कि सबसे पहले कहेगा कि द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण, है ना, या तो जिसकी जो घात हो वो 2 हो तो उसको द्विघाती कहेंगे। अगर व्यापक रूप पूछेगा तो बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है, जहां a b c बराबर कौन सी संख्या रहेगा, अचर संख्या। कौन संख्या रहेगा, अचर संख्या। ठीक है, तो इसके हल कितना होगा, देखिए हम बताते हैं आपको एक ट्रिक के मदद से। आप देखिएगा कि जिसका जितना घात होता है उससे उसका उतना ही हल होगा, है ना, हल होगा। या तो इसको शून्यक भी कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं, हल ना कह करके शून्यक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका शून्य का नाम भी आप अल्फा बीटा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसका 2 ही हल हो गए। ठीक है, और इसका 2 हल इसलिए होता है क्योंकि इसका घात कितना है, 2। एक होता है द्विघाती बहुपद, जो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे द्विघाती बहुपद नहीं, समीकरण पढ़ना। ठीक है ना, समीकरण किसे कहते हैं, बराबर में बराबर करके कोई भी अंक लिखते तो हम लोग समीकरण, जैसे यहाँ पे बराबर में 0 लिखे ना, तो हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर बराबर कुछ नहीं उधर रहता तो उसको हम कुछ बोलते हैं कि बहुपद है। ठीक है, बहुपद। और हम लोग समीकरण में पहचानने का ट्रिक भी पिछले वीडियो में देखे थे, है ना। और हमारा 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं, अगर नए हैं, पूरी सेशन देखना है, पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट देखना है, तो आप पीछे वाला सेशन देख सकते हैं। ठीक है ना, जहां से आपको काफी ज्यादा 2025 में हेल्प होने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं इसके मिटा करके। तो इतना आपको याद रखने का, जिसका घात 2 होगा उसको द्विघाती कहेंगे समीकरण। ठीक है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेगा, जहां a b c बराबर अचर। ठीक है, टिक में क्या रखिएगा कि जितना घात होगा उतना ही हल या शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया, और समझेंगे। ठीक है, इतना समझने के बाद हम लोग मैथ के एक एक आज इंट्रोडक्शन में समझ लेंगे कि इसका किस तरह से आपको समझना इसको है। देखिए कैसे हम लोग आसान तरीका समझते हैं। अब आपको से क्या पूछेगा नहीं, बस आपको जानना है कि द्विघाती समीकरण को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, हल करने के देख लीजिए विधि, कितने विधि से हम लोग इसको हल कर देते हैं, याद रखना 3 विधि से। कितना विधि से, 3 विधि से। कौन विधि से, तो कौन विधि से, तो तीनों का नाम जानेंगे, लेकिन कह देगा कितने विधि से हल कर सकते हैं द्विघाती को, तो 3 विधि से, और तीनों का नाम जानते हैं। पहला का नाम है कौन सी, पहला हम लोग गुणनखंड करते हैं। कौन सी करते हैं, गुणनखंड, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में भी, बहुपद में भी, आपको पोलिनोमियल के चैप्टर में भी आपको पढ़ाए थे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग इसका हल कर लेंगे कि ना कर लेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, और दूसरा में
दूसरा में क्या रख रहा है कि हम लोग इसे तो सबसे पहले गुणनखंड कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा है पूर्ण वर्ग, यानी कि वर्ग पूरा कर करके हल कर सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग विधि से पूछता भी है कभी कभी, है ना, कभी कभी ये पूछ भी देता है कि पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करें, तो पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं। और तीसरा इसका एक स्पेशल सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं विवेचक या विविधकर, है ना, यानी कि विवेचक सूत्र लगा करके, विवेचक सूत्र यानी कि फॉर्मूला लगा करके कुछ कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यही तीन विधि है। अगर आपसे ऑलरेडी कोई भी पूछे कि बताइए द्विघाती समीकरण को आप कितने तरीके से हल से कर सकते हो, तो तीन तरीका से। पहला कुछ है गुणनखंड, दूसरा कुछ है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा विवेचक। पहला गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग, तीसरा विवेचक। इन तीनों के बारे में समझेंगे, है ना। इसमें क्या किया जाता है जो आपको पता है, इसमें क्या किया जाता है हम आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाएंगे, जो आपको एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है, एकदम इसी तरह से कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और विवेचक सूत्र के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कितना विधि, तो तीन विधि, कौन कौन, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि और विवेचक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। विवेचक सूत्र क्या है, इसके बारे में सारा का सारा डिटेल जानते हैं, और इसको हम कैसे समझेंगे, अब और आसान में समझेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा आपसे बताते हैं आपको, देख ध्यान से। यहाँ सब्जेक्टिव सबसे पहले पूछेगा कि द्विघाती समीकरण के हल कितने होते, तो दो। पहला बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। कितने प्रकार से हल कर सकते हो, तो तीन, जो अभी बताएं, ठीक है ना। और देखिए जो भी बनेगा यहाँ से आपको हम बताएंगे। और आगे बढ़ते तो आता है विवेचक, ठीक है। विवेचक सूत्र क्या है, अभी जाने विवेचक सूत्र क्या है, ये तो एक विधि है। इस सूत्र द्वारा हम लोग द्विघाती समीकरण को कहते हैं हल करते हैं। तो विवेचक सूत्र बराबर होता है, फार्मूला कुछ होता है ना, डी बराबर आपको याद रखना बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। और कुछ याद रखना है, डी के फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग विवेचक कहते हैं। इसी को हम लोग कुछ कहते हैं विवेचक कहते हैं, या तो बी बीतकर कहते हैं, बी बीतकर, विविधकर भी इसको कहते हैं, ठीक है। विवेचक या विविधकर सूत्र इसी को कहा जाता है, ठीक है। डी के फार्मूला को याद रखना बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको कुछ के नाम से जाना जाता है, विवेचक के नाम से या विविधकर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ याद रखिएगा, डी बराबर यानी कि कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको हमको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। डी बराबर कुछ होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो विवेचक सूत्र कुछ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि यदि डी का मान 0 के बराबर होगा तो उसका मूल यानी जो उसका हल होगा कैसा होगा। याद रखना, अगर 0 के बराबर होगा ना तो वास्तविक तो होगा ही होगा और समान होगा। बराबर का मतलब कुछ होगा, समान होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए था कि अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक तो होगा ही होगा, परंतु यह समान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। अगर कहें कि नहीं डी का मान छोटा हो जाए, ठीक है, डी का मान छोटा हो जाए, ठीक है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि हम कहें कि अगर डी के मान 0 के बराबर तो वास्तविक के मान समान होगा। यदि डी के मान है ना 0 से भी छोटा हो जाए, 0 से भी छोटा हो जाए डी के मान, समझिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डी के मान है वो 0 से भी छोटा हो जाए तो ये वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे इसका हल नहीं हो सकता, यानी वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि यदि डी के मान यानी कि विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए तो उसको हम लोग वास्तविक नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका हल नहीं हो सकता, याद रखिएगा कि इसका हल संभव नहीं होगा। आगे बढ़ते अगर डी के मान बड़ा हो गया, किससे, 0 से डी के मान, याद रखिएगा जिस साइड का मुंह खुला रहता है वो हमेशा बड़ा संकेत करता है, और जिस साइड का मुंह बंद रहता है वो हमारा छोटा संकेत करता है। देखिए छोटा यानी कहने करती है कि 0 का मान छोटा है किससे, डी से, यानी कि डी बड़ा है, डी बड़ा है। अच्छा तो डी के बड़ा है, यहाँ पे क्या बोलेगा कि वास्तविक तो होगा ही होगा, परंतु अगर बड़ा है तो समान है नहीं ना, इससे बड़ा है तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं इसको बोलेंगे असमान। तो यहाँ सबको बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि यदि डी के मान 0 के बराबर तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान, है ना। डी के मान 0 से छोटा तो वास्तविक समान होवे नहीं करेगा, है ना। समान के तो दूर की बात है, पहला बात की है वास्तविक होगा ही नहीं, और जो वास्तविक नहीं होता उसका हल नहीं होता, इतना कंप्लीट रखिए। अगर डी के मान है ना बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो वास्तविक तो होगा परंतु असमान होगा। ये आपको समझ में आया होगा डिटेल से, ठीक है। ये हम लोग भी विवेचक के अंतर्गत सीख रहे हैं, ठीक है। और सारे पॉइंट है जो आपको बताते हैं, ठीक है। आज के सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि बताइए द्विघाती समीकरण के कहीं से भी थ्योरी पूछेगा आप एक नंबर पर रहिएगा। देखिए ध्यान से, देखिए डी के फॉर्मूला तो सबसे पहले हम लोग जान गए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन इसका पूरा सूत्र क्या होता है, याद रखना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2 है। लेकिन कहीं कहीं आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, डी के जगह पर खाली मान भी रख दे सकते हैं यहीं पे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में 2 है। तो ये एक सूत्र है, ये वाला हम कब लगाएंगे, ये सूत्र का उपयोग कब करेंगे, अब आपको मन में आ रहा होगा भाई मेरे उपयोग कब करेंगे। उपयोग इसको हम लोग तब करेंगे जब गुणनखंड नहीं होगा, है ना, जब उस समीकरण का गुणनखंड नहीं टूट रहा होगा तब हम लोग इस फॉर्मेट में ला करके इसको हम हल करेंगे, ठीक है। और इस पे कैसे प्रश्न बनाएंगे, किस तरह से प्रश्न आएगा, इसके लिए हम अलग से लाएंगे क्वेश्चन और आपको समझाएंगे एक एक बारीकी तरह से ना। डी बराबर तो सबसे पहले समझा ही रहे हैं, और इस पे प्रश्न बनाने के लिए लाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि पर कैसे बनेगा गुणनखंड, तो पिछली बार हम सिखा दिए, फिर से सिखाएंगे, है ना। तो ये हम लोग इतना भी जाने हैं, और आगे बढ़िए। देखिए आपको कुछ बोल देगा, आपको कुछ कहेगा, है ना, आपको दे देगा यहाँ पे
एक समीकरण मान लीजिए, ले लीजिए, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में यहाँ पे ले ली 3 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण है, बोलेगा कि बताइए इसमें d का मान है, इसमें d का मान है, तो याद रखिएगा ये a होता है, ये b होता है, c होता है, तो a के मान 2 आ जाएगा, b के मान 5 आ जाएगा, c के मान 3 आ जाएगा। तो d के फार्मूला कुछ होता है मेरे भाई, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ध्यान से देखिएगा, तो d बराबर b स्क्वायर, b के मान कितना 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान कितना 2, तो 2 रखेंगे, और c के मान कितना 3 है, तो 3 रखेंगे। ध्यान से देखिए, हल करेंगे, 5 के स्क्वायर 25 होता है, और 4 दूनी 8 और 3 24। यहाँ पे डी का मान कितना आ गया 1। तब पूछेगा कि इसका मूल कैसा है, आपको इसी प्रकार से पूछेगा कि आप इसका मूल कैसा है। तो देखिए डी का मान बड़ा आ गया, तो बड़ा आता तो कुछ होता है, देखिए तो डी का मान बड़ा आ जाता, तो जब डी के मान बड़ा आया था किससे, 0 से, तो हम लोग कुछ बोलते हैं कि वास्तविक तो है ही, और साथ में ही कुछ है, साथ में ही असमान है। कौन समान है, असमान है, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया था। इसी प्रकार से हमसे पूछेगा, समीकरण दे दिया, आपको देगा कि डी के मान बताइए, डी इसका मूल का पूछेगा, मूलों की प्रवृत्ति को, यहाँ पे प्रश्न कुछ पूछेगा कि मूलों का प्रवृत्ति कैसा है, मूलों का प्रवृत्ति कैसा है। तो आपको समझ में आया, मूल की प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। दे देगा तो हम लोग डी के मान निकाल गया, डी के मान जैसे निकालेंगे हम लोग का पता चल जाएगा यहाँ से। अगर देखिए डी के मान बड़ा आ गया ना, एक यहाँ पे एक आ गया, डी के मान 1 है, 0 से बड़ा आ गया, तो जब 0 से बड़ा होता है तो हम लोग जब उसको कुछ बोलते हैं कि मूल का जब प्रवृत्ति है वास्तविक तो परंतु असमान भी है, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला समझ में आया, ठीक है। अब कुछ और की पॉइंट है जहां से आपको 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, जो आपको हम समझा दें। देखिए क्रमागत कहीं भी लिखा रहा है उसका मतलब समझना लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है। देखिए लिख देते हैं कि क्रमागत मिस कुछ होता है लगातार, ठीक है। क्रमागत मिस क्या होता है, लगातार होता है। जैसे कि देखिए कह दिया कि यहाँ पे कह देगा क्रमागत विषम संख्या, मान लीजिए पूछ दिया क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए पहला को x मानेंगे, फिर मानेंगे x प्लस 1, विषम संख्या कहा। देखिए ध्यान से, फिर से 1 मिनट, इसको मिटा करके पहले सबसे पहले समझिए क्रमागत, सबसे पहले समझिए क्रमागत प्राकृत संख्या, उसके बाद विषम समझाएंगे। क्रमागत प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या। देखिए पहला को अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा क्रमागत संख्या को आ जाएगा x प्लस 1, फिर वो x प्लस 2, फिर x प्लस 3, और गिनती की संख्या होता है प्रकृति संख्या, जहां तक भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी कहे कि क्रमागत प्रकृति संख्या, तो पहला x माने तो दूसरा जगह x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट डॉट जहां तक जा सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि नहीं बताइए क्रमागत विषम संख्या बताइए, क्रमागत कौन सी संख्या, विषम संख्या बताइए, तो क्रमागत विषम संख्या होगा, अगर पहला को हम लोग विषम संख्या x माने तो दूसरा को जाएगा x प्लस 2, फिर x प्लस कुछ आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर x प्लस 6 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। नहीं समझ में आया वाली बात, फिर से देखते हैं। हमने मान लिया जाए कि एक संख्या यहाँ पे x को विषम संख्या माना, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से ना कटे, तो एक हम ले लेते हैं, 1 ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए, अब इसमें जोड़ते चल जाइए तो सारा में विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां 1 रख के देख लीजिए, जैसे में रखेंगे तो 1 जोड़ 2 बराबर में आ जाएगा 3, फिर रखेंगे 1 जोड़ 4 बराबर में आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1 जोड़ 5 बराबर में आ जाएगा कुछ, देखिए तो ध्यान से 1 जोड़ 6 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, जितना भी आ रहा है कौन सी संख्या, विषम संख्या, कौन सी संख्या यहाँ पे, विषम संख्या है। हमने क्या समझाया कि पहला क्रमागत विषम संख्या का है, तो आपको पहला आपने विषम संख्या x माना, उसके बाद x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 हो जाएगा, डॉट डॉट आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहीं से आपसे एक प्रश्न और रहेगा समझने के लिए है कि क्रमागत अगर सम संख्या बोले, कौन सी संख्या बोले, क्रमागत सम संख्या बोले, तो क्या रखना है, एकदम सेम लिख देना है, x प्लस में 2, फिर x प्लस में 4, फिर x प्लस में 6 डॉट डॉट जाते रहिए। जैसे समझिए अगर हमने x का मान एक बार 2 रखा, सम संख्या ध्यान समझिएगा, तो उसके बाद इसमें रख के देखिए, तो जहां x है वहां पे 2 रखना, तो 2 जोड़ 2 4, 4 भी एक सम संख्या, फिर यहाँ रखिए 2 जोड़ 4 6 भी एक सम संख्या। तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 2 नंबर में काम करेगा। कह देगा दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है, या तो 306 है, 310, इस प्रकार से देने रहेगा, तो जब उस समय आपको ये काम आ जाएगा, ठीक है। हम जो आपको अभी समझा रहे हैं वो आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे ख्याल से जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी की पॉइंट था, आपको हम बता दिए, ठीक है ना। शायद ही इससे कुछ छूटा होगा, तो अगले सेशन में इसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।